हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यम दुबे, आप सबका इंग्लिश टीचर, जो कि आपके लिए आज 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो मैंने क्या डिसाइड किया कि अभी तक हम जो पार्ट पढ़ रहे थे वो हम सिलेबस यानी एज पर सिलेबस जो सब्जेक्ट कंसर्न पार्ट होता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे केबीएस के अंदर। लेकिन अब मैं क्या सोचा हूं कि जो आपका फर्स्ट पार्ट में यानी 70 नंबर का जो पेपर आता है, जैसे अगर मैं बताऊं तो आपका पेपर दो तरह से आता है, एक आता है 70 नंबर का और एक आता है 80 नंबर का। ठीक है, तो जो 70 नंबर का पेपर आता है वो आता है आपका, वो आता है जनरल पार्ट। ठीक है, जनरल पार्ट आता है। और जो 80 नंबर का पेपर होता है उसमें आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न होता है। तो सब्जेक्ट कंसर्न में इंग्लिश जो होती है वो आपकी 10 मार्क की आती है, जिसका सिलेबस केबीएस पे दे रखा है। केबीएस ने इसका सिलेबस दे रखा है। बट जनरल पार्ट में जो इंग्लिश आती है उसका सिलेबस नहीं है। तो इसका मतलब अब हम लोग 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जब भी इंग्लिश का हमारा टर्न होगा। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके पार्ट से भी होगा सिलेबस के, और आपके जनरल पार्ट से भी होगा जिसका सिलेबस नहीं है। इसका मतलब वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। जो एक जनरल इंग्लिश होती है उस तरह के कहीं से भी पूछा जाता है, जिसमें जनरल इंग्लिश में आपका ईडियम्स, फ्रेज, फिगर ऑफ स्पीच न कुछ भी आ सकता है ना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, पहला चैलेंज आपके सामने है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। लिखा गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन। आपको बताना है कि नीचे लिखे गए एक्सप्रेशन में से कौन सा एक सही एक्सप्रेशन है जो कि राइट है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच से पूछे हुए क्वेश्चन है। कहां से पूछे हुए क्वेश्चन है? फिगर ऑफ स्पीच से पूछे हुए क्वेश्चन है। और जब आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ोगे, अलंकार पढ़ोगे, तो उसमें जाके कहीं ना कहीं आपको एक, जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको आइडिया लगेगा ये क्वेश्चन कहां से आया है। ठीक है, और याद रखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा एज चीयरफुल एज अ लार्क। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्यधिक अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक खुश होना। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि नीचे जो दिया गया है ये गलत लिखा गया। एज बिजी एज अ बैट, बैट का मतलब होता है चमगादड़ से। ठीक है, बैट का मतलब होता है चमगादड़, तो ये गलत लिखा गया है। चमगादड़ के जितना क्या बिजी होना। कनिंग एज अ डॉग, तो ये गलत है। ठीक है, हैप्पी एज डंकी, गधे की तरह कौन खुश रहता है, ये भी गलत है। तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, एज चीयरफुल एज ए लार्क। क्लियर हो गया? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे लार्क का मतलब क्या होता है। आपका होमवर्क है, लार्क की हिंदी क्या होती है? LARK, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्क? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। द सेंटेंस, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, ये वह घर है जहां पे मैं पैदा हुआ था। इज, ये जो सेंटेंस है ये किस तरह का सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ कंपाउंड एंड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको बताना है ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये किस तरह का सेंटेंस है। देखिए, पहले तो आप लोग जान लीजिए कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है ना। तो मैं आपको बहुत बेसिक सा डिफरेंस बताता हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस में आपका कोई भी कंजंक्शन नहीं ऐड होता है, कोई भी कंजंक्शन नहीं वर्क करता है। कंजंक्शन इन द सेंस जैसे हु, विच, होम, ऐसा कुछ नहीं लगता है इसके अंदर, बहुत सिंपल से वर्ड्स में लिखा होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्क करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत अंदर की चीज बता रहा हूं, अगर आप लोग पढ़े होगे तो आपको यह समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्क करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग सेंटेंस वर्क करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहली पहचान होती है इसमें एक क्लॉज इसमें ये क्लॉजों से मिलकर बना होता है, दो क्लॉज कम से कम होते हैं। एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, और दूसरा क्लास क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, और इसको जोड़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
इन दोनों क्लॉजों को कौन जोड़ता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इनको जोड़ने का काम करते हैं, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, सो अब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो दिस इज द हाउस, ठीक है, इन विच, तो अगर हम लोग यहां तक लिखे दिस इज द हाउस इन, तो यहां पे क्या होता है, एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है इस चीज को देख करके। दिस इज द हाउस इन, यहां पे मतलब घर में क्या, तो आपके सामने एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आई वॉज बॉर्न, तो आई वॉज बॉर्न जो है ना ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब स्वतंत्र वाक्य है, मैं पैदा हुआ था। ठीक है, सवाल उठता है कहां पे, यहां पे। ठीक है ना, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जिनको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होगा वो ऐड कर रहा होगा। सो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा कुछ होता नहीं है, हम ड्रॉ भले कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रीपोजिशन, कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन है? चलिए बताइए, ये तो इससे आसान तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन है? सिंपल है, एंड कंजंक्शन है आपका, जोड़ने का काम करता है। एट भी कंजंक्शन है, नाउ भी कंजंक्शन है, तो बचता क्या है? बियॉन्ड। बियॉन्ड इज अ प्रीपोजिशन। क्लियर हो गया? पहला है जो आंसर सही होगा वो बियॉन्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। देखिए एडवर्ब क्या होता है, रिमेंबर इट, एडवर्ब क्वालिफाइज नाउन, प्रोनाउन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव, एंड एडवर्ब क्वालिफाइड इटसेल्फ आल्सो। इट मींस ये एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो इतनी चीजों की जो विशेषता को बता रहा होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए, पहला दिया गया है अपेश। ठीक है, अपेश का मतलब होता है तेज गति से, तेज गति से, पेस मतलब आप लोग जानते हो, उसी से आप लोग देख लो, तेज गति से अपेस का मतलब होता है। फेस का मतलब चेहरा होता है, तो ये तो आपका एडवर्ब है नहीं। क्लियर हो गया? मीक का मतलब होता है शांत रहना, शांत रहना, ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, किसी चीज की विशेषता बताएगा कि वो शांत आदमी है। ठीक है, एंड फ्यूरी का मतलब होता है सबसे ज्यादा गुस्सा करना, अत्यधिक, अत्यधिक गुस्सा करना। ठीक है, अत्यधिक गुस्सा करना जो होता है उसे बोलते हैं फ्यूरी। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये भी एक एडजेक्टिव की तरह, सॉरी नाउन की तरह यूज होता है ये। ठीक है, अब हमारा जो बच रहा है वो क्या है? एडवर्ब। अपेस जो है वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्लियर हो गया? एंड दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और पोस्ट नहीं सेंड किया है तो प्लीज सेंड कर दीजिए। देखिए हम लोग जो भी क्वेश्चन कराते हैं आपको, वो एक एक मिनट पैसा वसूल कराते हैं। मतलब ये नहीं है कि हम आपसे बातें कर रहे होंगे, बातें कर करके पूरे 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कराया तो आपको लगेगा वाह 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 सर क्या पढ़ा दिए। 10 क्वेश्चन 1 घंटे में कौन सा बंदा नहीं याद कर सकता। लेकिन आप बताओ, क्या ये आपके साथ इंसाफ है? आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कर रहे हो, आप कंपटीशन फेस करके आए हो, आपने डाइट करी है, आपने इंटरमीडिएट पढ़ा है, डाइट किया है, उसके बाद आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, तो आप बातें करने के लिए क्वालिफाई किए हो या पढ़ने के लिए? सिंपल सी बात बताओ। अगर हमें बातें ही करनी होती तो हम बच्चों के साथ प्राइमरी स्कूल में नहीं बैठ के कर सकते थे? करो, उनको तो मजा आता है, उनके सिलेबस में यही चीजें हैं कि आप बैठ के उनसे बातें करो। इसीलिए हम लोग केवल पॉइंट टू पॉइंट, सीधा सीधा भैया, हम आपके हर उस चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं, हर समय की वैल्यू करते हैं। क्योंकि देखो, जिसने समय का महत्व नहीं समझा, बाद में समय उसका महत्व नहीं समझता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसको आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया कोई कंजंक्शन वर्क नहीं करता है। पहला चीज मैंने आपको बता रखा है, कोई कंजंक्शन वर्क नहीं करता है। तो जहां भी आपको कंजंक्शन दिखेगा वो हम हटा देंगे, पहला तो हम वही काटेंगे। तो लिखा गया है द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, इट वुड नॉट कीप अस अवेक। ठीक है,
अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो देखो यहां पे कंजंक्शन मिल रहा है, सिंपल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। सो भी एक कंजंक्शन है, सो एज भी एक कंजंक्शन है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और सो एज ये गलत तरीके से लगाया है, सो एज ऐसे नहीं लगता है। देखिए सो अगर लग गया तो कुछ सेंटेंस बीच में होगा, देन ये लगेगा एज। तो इस तरह से ये सो और एज का यूज होता है, जैसे एज का यूज होता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो भैया जहां जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सब के सब कंपाउंड सेंटेंस हो जाएंगे। बचा क्या, एक ही सेंटेंस बचा है क्या, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, सिंपल है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। क्लियर है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हर जगह हमारा सही आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। आपको एक प्रॉपर प्रोनाउन यहां पे भरना है। आप सबसे पहले पता तो चले कि किस नाउन के लिए भरना है। तो देखिए माई सन एंड माई डॉटर, माई सन एंड माई डॉटर। देखो अब हमने दोनों जेंडर के बारे में बात कर ली, तो यहां पे जब दोनों जेंडर के बारे में बात हो जाए और आगे सेंटेंस पर हो आर वेरी फॉन्ड ऑफ, वेरी फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत अधिक पसंद करते हैं। फॉन्ड ऑफ ईच अदर यहां पे यूज होगा, क्योंकि हम एक बंदे को तो लगा नहीं रहे हैं कि अगर सन के लिए यूज करें तो हिमसेल्फ लगा लिए, डॉटर के लिए यूज किए तो हर सेल्फ लगा लिए, ऐसा तो हम लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दोनों गलत हो जाएगा। देम सेल्फ क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये दे के केस में लगता है, यहाँ पे दे का केस नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वेरी फॉन्ड ऑफ के लिए, मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हम यहाँ पे ईच अदर लगाएंगे। क्लियर हो गया, चलिए। और ये किस प्रकार का प्रोनाउन है, ईच अदर किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो अगर पढ़े होगे आप लोग तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप पढ़े होगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ये इसके अंदर आता है जो ईच अदर है, किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, गिव वन वर्ड फॉर, ये जो लाइन लिखी गई है इसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, बहुत इजी चीज मैंने पूछा है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसका क्या होगा, जो मानव जाति के लिए घृणा करता हो उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, बहुत आसान है, मिस एंथ्रोप कहते हैं, मिस एंथ्रोप कहते हैं, ठीक है ना, मिस एंथ्रोप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, और आपके केवीएस में भी 2 क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। आपको नीचे दिए गए सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस एंडिंग विथ बुक, ठीक है। तो जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनको एक सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने वो सेंटेंस लिखा ही नहीं है, सो मैं बता देता हूं, 1 मिनट के लिए आप लोग वेट कर लीजिए। सेंटेंस है, इसका जितने ऑप्शन दिए उस अकॉर्डिंग तो बनेगा, लेट द बुक बी गिवन, तो ये पैसिव वॉइस है, सिंपल सा है, तो इसकी एक्टिव वॉइस हम बना लेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस एंडिंग विथ बुक, तो इसका क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, गिव द बुक, गिव द बुक, बिकॉज यहाँ पे मी क्यों नहीं यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं यूज हुआ है मी, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे हो जाएगा गिव द बुक। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट सेंटेंस, तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस में बनाना है। इनडायरेक्ट दिया हुआ है, अगर इफ लगा है इसका मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क तो होगा ही होगा। अब चूंकि माइट लगा है तो अब सवाल उठता है कि कौन सा क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आस्क्ड लगा है, तो आस्क्ड के लिए हम सेड तो यूज करेंगे, ठीक है, या क्वेश्चनड यूज करेंगे। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सी चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल है कि भैया अगर आस्क्ड लगा है तो डायरेक्ट में हमें सेड होना चाहिए, चलो सेड है, यहाँ पे सेड है, ठीक है। अब इफ लगा है तो इफ ये प्रदर्शित करता है कि आपका जो स्पीच है वो एटलीस्ट किससे स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पे देखो मे होगा, क्यों होगा मे, क्योंकि यहां पे माइट लगा है, ये भी मे होता,
लेकिन यहाँ पे टोल्ड लगा है, टोल्ड नहीं लिखा जाता है, ठीक है, हम क्या लिखते हैं, सेड लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन भी हो सकता था बट यहाँ पे विल दे दिया है तो ये भी गलत हो गया है, ठीक है। और आस्क्ड तो होने से नहीं रहा, और यहाँ पे कैन, तो ये भी गलत है। हमें दोनों मिलना चाहिए था, एक तो यहाँ पे सेड मिलना चाहिए, उसके बाद मे मिलना चाहिए, तो यही एक सेंटेंस है जिसमें दोनों मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank to complete the following sentences. Following the sentence, the ministers are responsible as the chief minister of their state is of their work. ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, किसके लिए। अब यहां पे टू लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, इसी में आपको डिसाइड करना है। बहुत अच्छा सेंटेंस ये है कि आपको बताना है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, चीफ मिनिस्टर के लिए। लेकिन क्या लगेगा प्रीपोजिशन, ये आपको बताना है। तो देखिए, द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट, अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑफ देयर वर्क, अपने कार्यों के प्रति, ठीक है। तो जो भी काम करेंगे उसके प्रति वो उत्तरदायी होंगे। तो यहां पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो टू हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन, आपको सही कंजंक्शन यहां पे भरना है, ठीक है। देखिए लिखा गया है, he had not paid his bill, his electricity was cut off। अब देखो बट ही हैड तो हम भर नहीं सकते हैं, आइदर तब लगता है जब ऑप्शनल चीजें हो, तो ऑप्शनल तो है नहीं, ये रिजल्ट है, दूसरा जो सेंटेंस लिखा गया है वो उसका रिजल्ट है। तो अनलेस भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसके पहले हमें कंडीशन मिलनी चाहिए। तो सिंपल सा है, एज ही हैड नॉट पेड, जैसा कि वो उसने अपनी बिजली का बिल नहीं भरा था, इसलिए उसका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो गई है, कट ऑफ हो गई है, यानी कट गई। क्लियर हो गया, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग्स। क्या गजब की चीज है, ये आपसे पूछा है फिगर ऑफ स्पीच। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर कुछ बच्चे पढ़े होंगे ना तो उनको तुरंत याद आ जाएगा कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। डेथ लेज, मृत्यु जो है वो उसके हाथों पे सोई हुई है, ऐसा हो सकता है। तो हमने एक निर्जीव चीज को सजीव मान लिया है, हमने क्या कर दिया, एक निर्जीव चीज को क्या बना दिया, सजीव बना दिया, क्योंकि आदमी सो सकता है, मृत्यु नहीं सो सकती है। क्लियर हो गया, तो ऐसी चीज में हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण इसको बोलते हैं, मानवीकरण, हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। मेटाफर का मतलब होता है, मेटाफर का मतलब होता है रूपक, रूपक एपोस्ट्रॉफी, और सिमली का मतलब होता है, देखो स्माइल नहीं है यहाँ पे, सिमली होता है, ठीक है। सिमली यस हाई होगा, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। सिमली का मतलब होता है यमक अलंकार, यमक का आप नाम सुने होंगे, सिमली बोलते हैं उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंटरचेंज कर लीजिएगा आप लोग, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, जो पॉपुलेशन की स्टडी होती है, बहुत अच्छी बात है। अभी 2011 में हमारे यहाँ जनगणना हुई थी, अभी 2021 में हुई क्यों नहीं, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है। तो जब जनगणना होगी तो आपको वही बताना है कि ये जो जनगणना होगी उसे क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, जो स्टडी होती है पॉपुलेशन की उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। जनसंख्या का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। याद रखिए, इकोलॉजी का मतलब आपको पता ही होगा, एस्ट्रोनॉमी का मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसे बोलते हैं अंतरिक्ष शास्त्र, जिसमें हम अंतरिक्ष के ग्रह नक्षत्रों की गणना करते हैं, ठीक है। जीनियोलॉजी का मतलब होता है हम इतिहास के बारे में, किसी भी एक वो क्या बोलते हैं उसको, अरे इतिहास में जो कंटिन्यू चलता है, जैसे मुगलों का चला था पूरा, तो जीनियोलॉजी को हम बोलते हैं कि जैसे पूर्वजों का, हाँ पूर्वजों का, ठीक है, पूर्वजों का जो इतिहास होता है, यानी आपके पहले जितने भी लोग थे उनका जो इतिहास का अध्ययन होता है उसे हम जीनियोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन हमारा सही होगा डेमोग्राफी, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है, गिवन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब,
आपको बताना है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, आपको बताना है कि मीनिंग क्या है इस नीचे लिखे गए प्रोवर्ब की। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बस, टू इन अ बुश, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, याद रखिए इस प्रोवर्ब को अगर हम हिंदी में देखें तो लिखा रहता है नौ नगद न तेरह उधार, नौ नगद न तेरह उधार, ठीक है। क्योंकि प्रोवर्ब से आप डायरेक्ट उसका मतलब नहीं निकाल सकते, उसके हिंदी बड़ा अलग बन जाती है। नौ नगद न तेरह उधार, ये सब चीजें आप लोग पढ़ते पढ़ते समझ पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे अब अगर इसका मतलब मैं समझाऊं तो कहता है नौ नगद न तेरह उधार का मतलब होता है कि भैया नगद भले 9 रुपए कमाओ लेकिन उधार में 13 रुपए ना रखो, समझे। इसलिए यहां पे लिखा गया है एक पक्षी हाथ में हो वो ठीक है, लेकिन उससे अच्छा अगर आप ये सोचो कि नहीं हमें दो मिल जाएगा हमारे पिंजरे में, तो वो गलत है। इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, नौ नगद न तेरह उधार का मतलब क्या हो गया, ये आपको नीचे दिया गया है, उसको आपको बताना है। तो पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा गया है टू कैच टू बर्ड्स विथ योर हैंड, नहीं, दो चिड़ियों को अपने हाथ से पकड़ना ये मतलब नहीं है। टू बी डिससेटिस्फाइड व्हाट विथ व्हाट यू हैव, आपके पास जो है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है। इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, ये अच्छा होगा उस चीज से संतुष्ट होना जो आपके पास है, देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, उससे बिल्कुल अच्छा होगा जो आपका नहीं है और आप उससे आप पाना चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आपके पास जो है वही सही है। तो यही तो बात मैंने आपको बताया कि नौ नगद तेरह कमाना ठीक है, नगद में तेरह नौ, नगद में 9 रुपए कमाना ठीक है, उधार में 13 रुपए नहीं कमाना ठीक है, क्योंकि वो तो उधार है ना, वो आपके पास है थोड़े ना। तो इसका मतलब सबसे अच्छा होगा इट इज बेटर टू सेटिस्फाइड व्हाट विथ व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। देखिए दोस्तों, इस 20 क्वेश्चन में मैं आपको कोई भी पैसेज नहीं कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 पैसेज मैं कराऊंगा, तो आप पैसेज की प्रैक्टिस करके आइएगा कल के सेशन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ द बेल, कौन सा ऐसा साउंड है जो बेल के साउंड से एसोसिएट नहीं करता है। आपको बताना है कि जैसे बेल हमारे यहां बजती है ना, ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा साउंड है जो बेल के साउंड से एसोसिएट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर होगा, देखिए बेल के साउंड से एसोसिएट कौन सा नहीं करता है, जिंगल जो होता है ये धातुओं के टकराने की आवाज होती है, धातुओं के टकराने की आवाज होती है। और रिंग डैंग जो है ये सब किसकी आवाज होती है, ये मैं एसोसिएट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आर यू सॉरी डैश व्हाट यू हैव डन, तुम उसके लिए माफी मांगना चाहते हो क्या, मतलब क्या तुम उसके लिए माफी मांगना चाहते हो जो तुमने किया है, तो हम यहां पे भरेंगे क्या, आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, फॉर भरेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी। अगर मूवी देखो ना तो भी ये क्वेश्चन आपको कर ले जाओगे, मूवी में ही ये सब बोलते रहते हैं या नॉर्मल हम लोग भी यूज करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एटेन्यूएट का आपको मतलब बताना है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। तो इसमें होता है किसी को कमजोर बनाना, एटेन्यूएट का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना या कमजोर करना, कमजोर करना, ठीक है। तो इसका जो असली मतलब होगा, इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, देखिए इसका जो मीनिंग होगा वो होता है मेक थिन, पतला करना, कमजोर करना, ठीक है। डिवाइड का मतलब भी आपको पता है, फोर्स का मतलब पता है, रिपेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब होता है पछताना, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। नेक्स्ट है पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मैंने आपको मतलब बताया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्क होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे काम करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन आता है, एंड आता है, बट आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, एज आएगा, सो एज आएगा, ये सब इसके पहचान है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, ठीक है। तो आप ढूंढ लो इसमें से 2 क्लॉजेज ऐड हो रहे होंगे, किसके थ्रू ऐड हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो किससे
ऐड हो रहे होंगे कंपाउंड सेंटेंस। देखिए यहां पे लिखा गया है ना बिकॉज, ये कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। आई लव्ड बिकॉज, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा ना कि दो सेंटेंस हो, दो क्लॉज हो। लिखा गया द सर्वेंट रैन अवे एंड एडेड टू देयर ट्रबल्स, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दो क्लॉज होने चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। और लिखा गया टू एड देयर ट्रबल्स द सर्वेंट एड अवे, तो ये तो सिंपल है, पहले ही गलत है। हैविंग हैविंग नो मनी विथ, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, आपका हैविंग लग गया है। यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि ये चीज जो है ना, ये क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा डाउट बताता हूं, मैं इसको क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये आपका कंफर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज जो होता है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। समस्या ये है, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और एंड यहाँ पे लगा तो है लेकिन ये दूसरा क्लॉज नहीं है कंप्लीट, क्लॉज नहीं है कंप्लीट, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रीपोजिशन बताना है। वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस, आप हमेशा मेरे साथ सस्पेंस में क्यों रहते हैं, यहां पे लिखा गया है सस्पिशियस ऑफ मी, सस्पिशियस के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है, प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है सस्पिशियस के साथ। जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग, कहीं बुक्स ले लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कहीं बुक मिल रही है ना, तो आप बुक लीजिएगा पैरामाउंट की, पैरामाउंट की इंग्लिश की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, मैंने देखा है वो पैरामाउंट की इंग्लिश की बुक जो है वो काफी अच्छी है। नहीं तो आप इंग्लिश की बुक आप प्रिफर कर सकते हो, क्लास 10th की रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या लिखा गया, द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, द हेडमास्टर इज वांटिंग, वॉज वांटिंग, वांट्स, तो आप लोग को बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यहां पे हम भरेंगे द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, आपसे वो बात करना चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पैसेज हम लोग पढ़ के आएंगे क्योंकि हम लोग पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।